Welcome to a new session. How are you all? कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह सेम क्वेश्चन। मौसम कैसा है? आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है? बहुत से लोगों के घरों में आज किसी की दावत होगी या कहीं जाना होगा, और इन क्लासेस की वजह से इस दफा ना आप लोग कहीं जा सके और ना हम। ऐसा ही है। मिस कर रहे होंगे इस दफा की दावतों को आप लोग सारे लोग, कि ओहो हम वहाँ नहीं जा सके और हम वहाँ नहीं जा सके, और लोगों को जो है ना वो अजीब अजीब से मुंह बना के कह रहे होंगे बस क्या करें, ये क्लासेस और ये चीजें इस दफा कहीं का भी नहीं छोड़ा। ऐसा ही है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए तो मुझे फर्स्ट डे पे तबीयत भी खराब थी और कहीं जाने ना जाने का दुख भी था। ओहो हादिया, आपको तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। और अपने जो है वो सेशन का स्टार्ट लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। साथ साथ सेशन को लेके चलते हैं, और जो स्टूडेंट्स फिर जो है लॉग इन होते रहेंगे उनको सलाम का जवाब इंशाल्लाह ताला हम देते रहेंगे। को रिलेशन रिग्रेशन हम कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने किया हो तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह ताला आपको। हमने जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कोरिलेशन मेजरमेंट के पढ़े थे। डायरेक्शन मैंने आप लोगों को समझा दी थी कि डायरेक्शन जो है वो एक दो तरह की होती हैं। जस्ट एक रिव्यू दूंगी इसका कल वाले का, इस तरह डिटेल में नहीं समझाऊंगी। हो सकता है कल कुछ स्टूडेंट्स नहीं हो, कनेक्ट हुए हों, उनको थोड़ा सा समझ आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन आपके पास होता है a mutual relationship or connection between two or more things, या correlation is a relationship between two variables, ठीक है। और जो रिग्रेशन है इसमें क्या होता है कि ये होता है कि रिलेशनशिप होता है अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या आप ये भी कह सकते हैं इट इज अ स्टैटिकल मेथड, इट अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम y से शो करते हैं, एंड अ सीरीज ऑफ अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सीरीज ऑफ अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। कि मैं आप में से किसी एक स्टूडेंट को एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल ले लूं, आप हम पे डिपेंड कर रहे हैं, और आप मुझे ले लें, हमारे जो फोकल पर्सन इस्लामाबाद में हैं, हमारे जो रीजन ऑफिस में हैं, तो हम सब आपके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनते चले जाएंगे, सीरीज ऑफ अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लाइक मैं हूँ, हमारे फोकल पर्सन डिफरेंट इस्लामाबाद में है, 5-6 वहां से ले लें, 5-6 आपके रीजन ऑफिस से ले लें, और हम किसी एक स्टूडेंट को ले लें, तो इस टाइप का जो है वो क्या हो जाएगा। और फिर हम क्या करते हैं, इट अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टर ऑफ द रिलेशनशिप। फिर रिलेशनशिप फाइंड आउट करें कि वही बातें कि मैंने कल आपको एक दोस्त की मिसाल दी थी, एक टीचर की मिसाल दी थी। बाज दफा हम एक टीचर के लिए कह देते हैं कि एक बहुत अच्छी है, एक तो बस ऐसे ही है। उनका पढ़ाने के मेथडोलॉजी के बारे में हम बात कर लेते हैं। ओके आसमा,
ओके बिज़त फातिमा, वालेकुम अस्सलाम। साकिब, यू आर रेगुलर स्टूडेंट। तो ये है, मैंने बताया अटेंडेंस के मामले में हम तमाम चीज़ें देखते हैं। इंशाल्लाह ताला यू नीड नॉट टू वरी, आप सबको इंशाल्लाह ताला अटेंडेंस का ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने आप सबकी अटेंडेंस जो है अभी मार्क कर ली है। हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप की हम कल बात कर रहे थे, ठीक है। इसमें जो है हमारे पास डायरेक्शन किस चीज़ की थी, 3 टाइप्स की हमने कहा था कि जो रिलेशनशिप कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपको रिलेशन में ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के दरमियान जो ताल्लुक है रिलेशनशिप पे, उसकी 3 तरह की खसूसियात ये वो करते हैं। इसमें एक था डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, हमने बताया था कि ये बेसिकली 2 में डिवाइड होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक्स डिक्रीज हो रहा है तो वाई भी डिक्रीज हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपकी हाइट बढ़ रही है तो आपका वेट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो वो वाली बात ध्यान में रख लें। इसी तरह क्या है कि अगर आपका नेगेटिव में क्या होगा, अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई डिक्रीज होगा, वाई डिक्रीज होगा एक्स इंक्रीज होगा। तो मतलब क्या हो जाता है, इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसको हम कहते हैं। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को बहुत अच्छा समझते होंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक चीज इंक्रीज हो रही है दूसरी भी इंक्रीज, एक चीज डिक्रीज हो रही है दूसरी भी डिक्रीज, ठीक है। इनवर्स में एक चीज बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। इसको आप इनवर्स भी कह सकते हैं, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं, कुछ भी कहते हैं, दोनों एक चीजों का नाम है। वालेकुम अस्सलाम अरसलान, ठीक है। इसके बीच में देख ले, 0 0 मीन्स नो रिलेशनशिप, 0.5 प्लस में अगर होगा मीन्स मॉडरेट पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और अगर +1 हो जाएगा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है। नेगेटिव में चले जाए, -1/2 अगर हो जाएगा मतलब -0.5, तो फिर मॉडरेट नेगेटिव रिलेशनशिप हो जाएगा। -1 है तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास यही चीज आपके डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में कहा है कि आपका परफेक्ट कोरिलेशन इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड बाय अ कोरिलेशन ऑफ 1, ठीक है। अगर आपके पास +1 है तो वो इस चीज को इंडिकेट करता है कि ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, और अगर -1 पे बात चली जाती है तो इसको शो करेगा कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, और अगर 0 पर होता है तो शो करता है नो कोरिलेशन और नो फिट एट ऑल। मुझे पता है, आई हैव सेंड टू डायरेक्टर। इसके बाद आपके पास आ जाता है पियर्सन कोरिलेशन। ठीक है, सना की तरफ अजान हो रही है तो अजान के एहतराम में 1-2 मिनट्स रुक जाते हैं। आज इंशाल्लाह ताला 7:30 पे मैं आपको जो है प्रेयर टाइम दूंगी, क्योंकि अजान नमाज कज़ा होने का टाइम होता है फिर। ओके, वेरी वेल डन। मैं आपसे एक्सपेक्ट भी यही कर रही थी कि कश्मीर के हरियाली में रहने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो कभी नो नहीं कहेंगे। ये बताएं आप लोग, जैसे मैं आप लोगों को कल कह चुकी हूँ कि आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं, और हर यूनिट के जो नोट्स बहुत अच्छे प्रिपेयर करने हैं, डिफरेंट बुक से, नेट से, हमारी स्लाइड से, आपकी अपनी बुक से। तो ऐसा कर रहे हैं क्या आप लोग? और अगर कर रहे हैं तो हम लोग जो हैं वो आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। तो किसने 7 यूनिट्स तक बना ली हैं, जिधर तक मैं करवा चुकी हूँ? काइंडली।
ओके आयशा, पर ये नहीं कि आपका नेट प्रॉब्लम है और तैयार होके जो है वो किसी की जो है ना वो ईद की दावत में चली जाए, मौसम खराब को एंजॉय करने। कहाँ तक, कितने यूनिट्स आप लोगों ने रजिस्टर में प्रिपेयर किए हैं? सना वेरी बैड, आपसे उम्मीद नहीं है ये। अब्दुल कुद्दूस वालेकुम अस्सलाम, बहुत आज आप बहुत लेट कनेक्ट हुए हैं, क्यों खैर थी? सबने लिखे नहीं बने। मरियम वेरी वेल डन, 5 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए, लगता है मरियम टॉप करेंगे इंशाल्लाह ताला। वेरी वेल डन सनिया। बासित वेरी वेल डन। हादिया वेरी वेल डन। ऑल ऑफ यू वेरी वेल डन, जिन्होंने किए हैं अपने लिए बहुत फायदेमंद कर रहे हैं। और सब चीज क्लियर हो गई उधर तक, तो आप लोगों को पता चल रहा होगा जब आप बहुत पढ़ाई में सिंसियर होते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आपको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है, आपको खुशी होती है, आपको ऐसे लगता है जैसे आप जो है ना वो हवाओं में उड़ रहे होते हैं। ओके वाजिद, जितना भी किया है तो बहुत अच्छी बात है। जी वेरी वेल डन। आते हैं हम अपने पियर्सन कोरिलेशन की तरफ। पियर्सन कोरिलेशन जो है वो आपके पास मोस्ट कॉमनली यूज कोरिलेशन है, और वो आपके पास जो है इज द पियर्सन कोरिलेशन। The most commonly used correlation is the Pearson correlation. It is also known, हंसी मुझे इस बात पे आती है नादिया, वालेकुम अस्सलाम। हर एक सेंटेंस के बाद मुझे सलाम का जवाब, वो कहते हैं कि अगर आप एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जाएं तो आप वहां जाके सलाम का जवाब दें। तो आप लोगों की क्लास ऐसे ही मुझे लगती है कि एक सेंटेंस पढ़ती हूँ और बाद में सलाम आ जाता है और मुझे वालेकुम अस्सलाम कहना होता है। The most commonly used correlation is the Pearson correlation. ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉन एज पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। जी, इसीलिए तो कर रही हूँ। ठीक है, इसका नाम क्या है, सेकंड नेम पियर्सन कोरिलेशन का? शाबाश, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। It measures the degree and the direction of linear relationship of between two variable. ठीक है, it measures the degree and the direction of linear relationship of between two variables. अब लीनियर आपके पास क्लियर होना चाहिए। लीनियर जो है वो हम सीधी लाइन को कहते हैं, चाहे वो सीधी लाइन बिल्कुल एक वर्टिकल फॉर्म में हो, हॉरिजेंटल फॉर्म में हो, या जो बिल्कुल तिरछी सी एक आती है। अगर आप ग्राफ को ध्यान में रखें एक्स और वाई को, तो उनके बीच में से बिल्कुल जो उनका पॉइंट होता है, एक्स और पॉइंट जहाँ मीट कर रहे होते हैं, वहां पर एक तिरछी लाइन क्यों ना हो, है तो वो भी स्ट्रेट ना, तो वो भी लीनियर ही हो जाती है। ठीक है, मतलब एक बिल्कुल सीधी लाइन, चाहे वो वर्टिकल फॉर्म उसमें हो, फॉर्म में, हॉरिजेंटल में हो, या तिरछी हो सीधी, दैट इज लीनियर। ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान में ले आते हैं, ठीक हो गया, तो ये वही चीज है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला है एस पी अपॉन स्क्वेयर रूट एस क्यू आर टी को जिस तरह हमसे बार नहीं लिखा जाता, उसी तरह
आप एक्स के ऊपर, मैंने हमेशा कहा जब आप पेपर में कर रहे होते हैं या नोट्स में कर रहे होते हैं, एक्स के ऊपर एक छोटी लाइन किया करें, वो बार को शो करती है। और स्क्वायर रूट, जिसको हम उर्दू में जजर बोलते हैं, ठीक है, SQRT अपॉन स्क्वायर रूट SSX SSY, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट में ना भी करें फिर भी बस स्क्वायर रूट है किसका, SSX का SSY का। यू कैन सी दिस फॉर्मूला ऑन योर बुक पेज नंबर 84। इसमें आप देख सकते हैं वेयर SP इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। टू फॉर्मूलाज, एक डेफिनेशनल फार्मूला, एक कंप्यूटेशनल फार्मूला। आपके पास जो है, आप डेफिनेशनल फार्मूला के अकॉर्डिंगली हम इसको प्रूव करते हैं। आपके पास बुक में x समीशन x माइनस एक्स बार, उसको करें आप। बुक में आपके पास बार का साइन जो है उधर उधर है। x माइनस एक्स बार, हमेशा x से x बार को माइनस किया जाता है, x बार में से x माइनस नहीं होता। तो जहां भी आ जाए आपने x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार करना है। मुबीन, आपकी अभी तक सलाम नहीं आया मुझे। कहते हैं ना, जो बच्चे बहुत ज्यादा टीचर की नजर में होते हैं, वो टीचर खास उनके सलाम का इंतजार करती हैं। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा सनिया, सही, ठीक है। अब देख लें आप लोग x माइनस एक्स बार, इसी तरह पहले मैं आपकी वो सही करवा देती हूँ। आपके पास नीचे देख लें आया हुआ है कि एस, आप आपको खुद पता होना चाहिए, माशाल्लाह आप लोग सब मैच्योर स्टूडेंट्स हैं, कि एस एस आपको याद करना है, इज द सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। फॉर्मूला जब भी पढ़ते हैं, जब भी याद करते हैं, आपको उसका पता होना चाहिए। एस एस एक्स क्या होता है, इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द वेरिएबल x, and SSY is the sum of square of variable y. In the following lines, different formulas are given to calculate SSX and SSY. These formulas are categorized as definitional and computational. The definitional formula for sum of square of x are, अजान के लिए हम एहतराम में उसके चुप होते हैं, जस्ट 1 मिनट, और इतनी देर आप जस्ट दुआ भी मांगे और इस पे एक दफा नोटिस भी करें कि इसमें आपके क्या है। जी, होप सो आजान हो गई होगी, ठीक है। एस एस क्या है, जल्दी से बताएं प्लीज। एस एस क्या करता है, सम ऑफ स्क्वायर्स। देखिए एस एस से याद रखें सम, 2 दफा है ना, तो स्क्वायर्स याद रखें। एस एस मीन्स स्क्वायर, स्क्वायर ज़हन में आ गया तो सम से याद रखिए कि सम के स्पेलिंग होते हैं।
ओके, आप लोगों के वेदर के कंप्लेन करने से मैं बार बार आप लोग की अटेंडेंस सेव कर रही हूँ। कोई स्टूडेंट अगर इस तरह हो भी गया तो कोई अभी ज्वाइन हुआ है तो ऐसा ना उसकी अटेंडेंस रह जाए। आई नो कि बहुत टेंशन होती है इन चीजों से। जल्दी से हम कवर करते हैं क्योंकि वेदर की कंप्लेन आप लोग बार बार कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एस एस एक्स आपके पास बुक में गलत दिया हुआ है, एक्स माइनस एक्स बार करें, इधर एक्स बार पहले दिया गया है। एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार बुक में सही कर लें, होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार, इसी तरह वाई के ऊपर आप उसको सही करें। एस एस वाई क्या है, समीशन ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल ब्रैकेट एक्स वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। आप जो है अपना कंसर्न जो है ना, आप ऐसा करना ना कि कंप्यूटेशनल और डेफिनेशनल फार्मूला बेशक आप लोग वो करते रहें, साथ साथ लेके चलें, पर अगर आप इसको एक फार्मूला फॉर्म में लिख देते हैं तो आपके पास जो मैंने इस टाइम स्लाइड बनाई हुई है ये आपके डेफिनेशनल फार्मूला के अकॉर्डिंगली बनाई हुई है। एसपी आपके पास इस चीज को प्रेजेंट करता है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, एस एस एक्स समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, एस एक्स वाई समीशन वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ओके बेटा मिर्जा, डोंट यू वरी ऑल। मुझे वहाँ अंदाजा हो रहा है कि आप लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं वेदर को लेके। मेरी कोशिश है जल्दी से हम ये यूनिट कर लें क्योंकि हमारे पास डेज कम रह गए, ये यूनिट हो गई तो हमारे लिए काफी काम आसान हो जाएगा। अटेंडेंस बार बार मैं मार्क कर रही हूँ आप लोगों के कहने पे। ठीक हो गया आप लोगों के पास। देयरफॉर आर आपके पास क्या आ गया, आर हमने कह दिया कि वो पियर्सन कोरिलेशन के हम जब शो करते हैं हम आर का लिखेंगे, आर इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार, क्योंकि एस माइनस एक्स बार किसकी वैल्यू है आपके पास, एस पी। एस पी किसके इक्वल होता है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। ठीक हो गया। ये जो आपके पास तमाम चीजें लिखी हुई हैं इसको आपने इस वाले फॉर्मूला में पुट करनी है। जब आप इस फॉर्मूला में पुट करेंगे आप ये देख सकते हैं, मैंने आपको इधर एग्जांपल दिया है, इफ वी हैव द डाटा फॉर टू वेरिएबल वेयर x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल सच एज। अब x और y समझें आपके पास ये आ गया, then we can calculate the data for r is so easily using the above formula of Pearson correlation. सादिया आप अगर उड़ जाएं तो प्लीज आप अपना रुख जो है वो इस्लामाबाद की तरफ कर लें क्योंकि एलएमएस पे क्लास वहां शुरू है, वहां से आप ले लें, अटेंड कर लें प्लीज। ठीक हो गया फॉर्मूला। अगर आपके पास पेन पेंसिल है काइंडली नोट करें, x की वैल्यू 24365, y जो इधर लिखा है बिकॉज आई एम गिविंग यू एन असाइनमेंट। ठीक है, इसमें मिसाल अगर आप लोग ये करते भी हैं या अपनी जगह से कोई भी वैल्यूज ले लें, आई एम टेलिंग यू वर्बली कि आपके x वैल्यू ये आ गई, y वैल्यू ये आ गई, x आपके पास आपने x माइनस एक्स बार अगर लेना है, x आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, x x माइनस एक्स बार आप कैसे लेंगे, आपने एक कॉलम बनाना है, उसमें x की जितनी भी वैल्यूज होंगी ऊपर x लिखिए, नीचे जिस तरह मैंने आपको बताया 3 4 5 6।
ठीक हो गया। x आपके पास मौजूद है, आपने एक कॉलम बना उसमें लिखा x माइनस एक्स बार। x में आपने तमाम x की वैल्यूज लिखी 2 4 3 6 5। x बार आप कैसे निकालेंगे, जिस तरह मैंने आपको x बार का फॉर्मूला बताया, समीशन x ओवर n। ये 2 4 3 6 5 को आप ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 पर, जो आ जाएगा आपके पास वो x बार है। ठीक है, आपके पास एक कॉलम में आपने लिख दिया 2 4 3 6 5, जो आपका x बार आ गया उसके साथ फिर आप वो माइनस करेंगे। जब माइनस कर दिया तो आपके पास x माइनस एक्स बार आ गया। ठीक है, मिसाल अगर x माइनस एक्स बार आपका 2 आता है तो x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर में जब आप मल्टीप्लाई उसको कर देंगे 2 से, तो वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आप लेते रहेंगे, एंड में आप जिस तरह 4 2 6 4 उसको सम करके आगे स्क्वायर करके आगे आप उसको जमा कर लेंगे, मतलब उसको सम कर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा एस एस एक्स। इसी तरह फिर आपके पास y की वैल्यूज दी हुई है 1 3 5 7 8। एक कॉलम में आप लिखेंगे y 1 3 5 7 8 और फिर माइनस y बार कैसे करेंगे, इन तमाम 5 वैल्यूज को ऐड करेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे, y बार आपके पास आ गया। उसमें से x में से y बार को माइनस करते रहेंगे, x माइनस एक्स बार आपके पास आ गया, उसका स्क्वायर है। मिसाल अगर आपके पास पहले का आपके पास आ जाता है, एक एग्जांपल दे रही हूँ रफ सा, मतलब वही बात, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, जब आप उसका स्क्वायर लेंगे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। इसी तरह फिर आप उसका x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का सम ले लेंगे। लाइक इन सब का अगर आ जाता है 4 6 8 10 9, आप उस सब को ऐड कर लेंगे तो आपके पास समीशन y माइनस वाई बार आ जाएगा। नो बेटा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी, मे भी पॉसिबल कुछ दूसरा आप कर लें। मैंने आपको असाइनमेंट कहा था कि ये मैं आपको असाइनमेंट दे देती हूँ, फिर मेरे माइंड में ये हुआ कि जाहिर बात है कुछ स्टूडेंट्स अभी कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ का मौसम खराब है, और अगर मैं असाइनमेंट के लिए आपको देती भी हूँ तो मुझे 2 4 मिनट या एटलीस्ट 5 मिनट्स अगर मैं आपको दूंगी भी, तो वही बात है कि मौसम की वजह से ऐसा ना हो आपका बहुत से स्टूडेंट्स ऑफलाइन हो जाएं, बहुत से का कोई और प्रॉब्लम हो जाए, इस वजह से मैंने जो है वो वर्बली बता दिया है कि आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए, तो दैट्स इनफ। ठीक है, फिर आपने आर का फॉर्म के जो आपने एस एस एक्स की वैल्यू लिखी है, एस एस वाई की लिखी है, उसका अंडर रूट ले लें। अंडर रूट जब लेंगे तो वो आपका आर निकल आएगा। ठीक है, सेपरेटली आपने हर एक को वैल्यू निकालनी है, उसमें पुट करने, फिर आपका r इज इक्वल टू एस पी अपॉन अंडर रूट एस एस एक्स एस एस वाई आ जाता है। एस एस एक्स की वैल्यू लगाएं, एस एस वाई की लगाएं, अंडर रूट ले लिया, उनका दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें, जो आ रहा है उसका अंडर रूट ले लें। ठीक है, मे भी पॉसिबल जो अंडर रूट आएगा वो आपका जो है स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपका जो है वो आर निकल आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। इसके अलावा इस तरह से रिलेटेड कल भी मैंने आपको बताया, नेट पे क्वेश्चन सर्च करें, इससे रिलेटेड आप पीपीटी करें। पीपीटी मतलब जो प्रेजेंटेशंस बनी होती हैं उस पे जाएं, उस पे बहुत अच्छा समझाया होता है। कोई चीज क्लियर नहीं है वहां से करें, ठीक है, पर जब तक कोई चीज क्लियर ना हो आगे ना जाएं। बता इसलिए दिया है कि स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, अब हम चलते हैं अपने यूजिंग ऑफ इंटरप्रेटिंग पियर्सन कोरिलेशन की तरफ कि इसका क्या वो होता है। देखें, एक होता है प्रेडिक्शन, सेकंड होता है वैलिडिटी। अदीला अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दुआएं की आप लोगों ने। रिलायबिलिटी, थ्योरी वेरिफिकेशन, ठीक है, इसमें ये आपने पढ़ना है, यूजिंग ऑफ इंटरप्रेटिंग पियर्सन कोरिलेशन। अब ये 4 पॉइंट्स में आप देख रहे हैं, प्रिडिक्शन आपको जाहिर हो रहा है, आपको उसके बाद से ही पता चल रहा है, आपको उसके वर्ड से ही पता चल रहा है, व्हाट डज प्रिडिक्शन मीन।
ठीक है, मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इतने प्यार का हमेशा बोलती हूँ आप लोगों से। प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन देखें, इफ टू वेरिएबल्स आर नोन टू बी रिलेटेड इन सम सिस्टमैटिक वे, it is possible to use one variable to make prediction about the other. ठीक है, very simple thing is that two variables are known to be related in some symmetric way. ठीक है, सिस्टमेटिक वे में जब भी कोई चीज होती है आपके पास सिस्टमेटिक वे में, it is possible to use one variable to make prediction about the other. क्योंकि सिस्टमेटिक वे है, हर चीज आपको क्लियर है, आपको एक रिलेशनशिप नजर आ रहा है। जैसे मैंने कल एक टीचर की एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल व्हेन अ स्टूडेंट when a student seek admission in a college, she is required to submit a great deal of personal information including his score in SSC annual और supplementary examination. उससे क्या होता है, आप पूछते हैं कॉलेज में आपके कितने, मैट्रिक में आपने कितने मार्क्स ले लिए हैं, वो कॉलेज में एडमिशन लेने गया है, आप उससे क्या अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या ये बच्चा स्टूडेंट का चांस है कॉलेज में सक्सेस का कि नहीं, क्या वो इस कॉलेज में चल सकता है या नहीं। लाइक आपके पास मैट्रिक के बाद या 8th के बाद जब बच्चियां 9th 10th में आती हैं तो हम उनसे पूछते हैं आपने साइंस लेनी है आर्ट्स, तो वो हमसे साइंस का जब कहती हैं हम 1-2 क्वेश्चंस करते हैं तो वो हमें उससे आइडिया हो जाता है कि ये बच्ची साइंस ले चलती सकती है कि नहीं। तो वही चीज हम इसमें प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। वैलिडिटी की बात जब हम करते हैं, वैलिडिटी का वन कॉमन टेक्निक फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग वैलिडिटी इज टू यूज कोरिलेशन। वैलिडिटी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज वैलिडिटी। वैलिडिटी आपको बहुत दफा मैं बता चुकी हूँ, इफ अ टेस्ट measures what it claims to measure then the test is valid. थैंक यू सो मच जी। तो वैलिडिटी क्या है, मैं एक टेस्ट बना रही हूँ, मैं देखना चाह रही हूँ कि क्या मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का स्टूडेंट्स पे असर है कि नहीं है, क्या हकीकत में ये बात सही है। ठीक है, तो क्या होगा कि मेरा जो टेस्ट है जो मैं मैयर करना चाह रही हूँ वो ऐसा होना चाहिए जो मैं मैयर करना चाह रही हूँ, ये नहीं कि मैं मैयर करना कुछ और चाह रही हूँ और टेस्ट में किसी और चीज का बना लूं, फिर तो वो टेस्ट वैलिड नहीं हुआ ना। सादिया दे रही हूँ अपने लिए टाइम दुआओं का, देखती हूँ कितनी दुआएं होती हैं। सेहत के साथ ये भी दुआ किया करें मैम के दिल में जितनी भी नेक हाजात अल्लाह पाक उन्हें कबूल मंजूर फरमा ले, और हमेशा हमेशा अपने अच्छे नसीबों की दुआ किया करें। हमारा नसीब पैदा होने से मरने तक हमसे जुड़ा होता है, ये नहीं कि नसीब, बात लोग समझते हैं कि शादी हो गई तो नसीब खुल गया। हमारे मरने तक हमारा नसीब है, अपने अच्छे नसीब के लिए मरने तक दुआ किया करें, अल्लाह पाक हमारा अच्छा नसीब खोल दे, हमारा अच्छा नसीब कर दे। और जहनी सुकून की जो है जरूर दुआ किया करें। सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए जरूर दुआ किया करें और उसके बाद अपने लिए दुआ किया करें। ठीक है, कहते हैं जब आप किसी के लिए दुआ मांगते हैं तो फरिश्ते हाथ उठा के आपके लिए दुआ मांगते हैं कि जो है वो अल्लाह पाक ये बंदा दूसरों के लिए दुआ मांग रहा है, आप इसकी दिल की तमाम जायज़ हाजात को कबूल फरमा लें। और जब कोई आपको दुआ का कह देता है तो वो आपके पास एक इमानत होती है, अमानत में खयानत नहीं करते। जहनी सुकून की दुआ मांगा करें, घर वालों के लिए, वालदा के लिए, अपने लिए, मेरे लिए, नेक हाजात की कबूल होने की मांगा करें। ठीक है, ये मैं आपको टॉपिक कंप्लीट करा देती हूँ, उसके बाद आप लोग जो है नमाज के मैं आपको ब्रेक देती हूँ क्योंकि फिर नमाज का ज़ा होने का टाइम हो जाता है। वैलिड क्या है, इफ अ टेस्ट measures, आहिस्ता बोल रही हूँ, if you want to write then you can. If a test measures
what it claims to measure, then the test is valid. क्यों सादिया, आप मेरी तरह कुछ ज्यादा ही छोटे दिल की हैं? जो बहुत मुखलिस और सिंसियर और बहुत वो होते ना नेक दिल लोग, वो बहुत चिकन हार्टेड होते हैं। ये मेरी आजमाई हुई बात है। जो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, उनकी नेचर ये होती है। जज्बाती होना एक साफ दिल की निशानी होती है। अब ये नहीं कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आज घर में डंडा लेके खड़े हो जाएं जज्बात में, हम नेक दिल हैं। ठीक है। तो और सब्र करना जो है वो उससे भी बड़ी निशानी होती है। तो जज्बाती के साथ सब्र का अंसर ध्यान में रखें कि जो सब्र करते हैं अल्लाह पाक उनको फल देते हैं। कुरान पाक में है कि अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ होते हैं। आप लोगों ने क्यों रोना शुरू कर दिया? इधर मैं भी रोने लग जाऊं। वैसे ही बारिश हो रही है, बस हमारा जो बाकी का सेशन है वो रोने में गुजर जाए। बारिश आने से पहले हमारे जो है ना वो इसमें बारिश हो जाएगी। क्यों सनिया, आपको भी रोना आ गया क्या? आप सबको चुप करा रही हैं, लग रहा है आपको भी रोना आ गया है। और ऐसा ना हो आप तो माइक ऑन करके शुरू ना हो जाए रोना, तो फिर हमारी क्लास और वो हो जाएगी। ओके, जल्दी से चलते हैं, बाद में जो है वो बातें भी करेंगे। वैलिडिटी मैंने आपको बता दिया। इफ अ टेस्ट measures what it claims to measure, then it the test is valid. वैलिड के साथ हम हमेशा एक वर्ड सुनते आ रहे हैं हमेशा से, रिलायबल, कि अगर एक टेस्ट आपका जो है वो क्या है, वैलिड है, तो उसको रिलायबल भी होना चाहिए। जी बिनिश, ये भी अच्छा आइडिया है। नहीं, अगर कोई आंसू पहचान भी ले सकती है तो आप कह दें आज मैंने प्याज काटे। या चले, आप तो बुआएं कहते हैं, हवा चल रही थी आंख में कुछ चला गया है। चले, अच्छा ठीक है। इफ रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी किसी भी चीज की कंसिस्टेंसी है। मिसाल, अगर आपने एक टेस्ट ले लिया और आपने एक हफ्ते ले लिया और फिर आप दोबारा ले रहे हैं, ठीक है, 2 हफ्ते बाद ले रहे हैं, 1 महीने बाद ले रहे हैं, 2 महीने, और उसके रिजल्ट्स वही आ रहे हैं, इट्स मीन कि वो टेस्ट क्या है? रिलायबल है। ठीक है, क्या है वो? रिलायबल है। अगर आप डिफरेंट ओकेजन्स पे ले रहे हैं, उसमें कंसिस्टेंसी आ रही है, ठीक है, तो वो आपका रिलायबिलिटी होती है उस चीज की। और थ्योरी वेरिफिकेशन क्या होती है? Many psychological theories make a specific prediction about the relationship between two variables. For example, a theory may predict a relationship between brain size and learning ability. कि अगर ब्रेन का साइज बढ़ा है तो बंदे में सीखने की उतनी ज्यादा सलाहियत होगी। बिटवीन द पेरेंट आईक्यू एंड द चाइल्ड आईक्यू एटसेट्रा, ये भी हो सकता है, पेरेंट आईक्यू, चाइल्ड आईक्यू। ठीक है, इसमें रिलेशनशिप कर रहे हैं, कुछ लोग ब्रेन साइज और लर्निंग एबिलिटी में कर रहे हैं। इन ईच केस द प्रेडिक्शन ऑफ थ्योरी कुड बी टेस्टेड बाय डिटरमाइनिंग द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इंटरप्रेटिंग कोरिलेशन क्या वो हो जाता है? नाउ लेट अस हैव अ फ्यू वर्ड्स ऑन इंटरप्रेटिंग कोरिलेशन। फॉर इंटरप्रेटिंग कोरिलेशन फॉलोइंग कंसिडरेशन शुड बी केप्ट इन माइंड। मतलब ये हमें वाई का आंसर नहीं देता। जो कोरिलेशन है ये हमें वाई का आंसर नहीं देता। ठीक है, आपने कह दिया एक अच्छी है एक बुरी है, बस आपने ये बता दिया, एक अच्छा पढ़ा रही है एक नहीं पढ़ा रही है, वो अच्छा बंदा है वो ऐसा है, ठीक है,
वाई का आंसर नहीं। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कांट अफेक्ट बाय रेंज ऑफ स्कोर्स रिप्रेजेंटेड इन द वैल्यू। ये आपको डेटा आपको बहुत अच्छी तरह पता चल गया है पढ़ के। वन और टू एक्सट्रीम डेटा पॉइंट्स ऑफन कॉल्ड आउटलायर्स। मैंने बताया आउटलायर जो एक्सट्रीम डेटा पॉइंट्स होते हैं, चाहे वो कम के हों या ज्यादा की तरफ हों, आउटलायर्स कहलाते हैं। कैन अ ड्रामेटिक अफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन। ड्रामेटिक अफेक्ट मतलब जिस तरह कोई एकदम कोई चीज करते हैं हम कहते हैं तो बिल्कुल एक ड्रामा हो गया, मतलब एक अचानक से ना होने वाली चीज थी, एक रूटीन नहीं, एक सेंसलेस चीज जो मतलब आप कह सकते हैं। ड्रामा से आप जहन में रखें, ठीक है। फिफ्थ में क्या हो गया है आपके पास के 0.5 डज नॉट मीन दैट वी कैन मेक अ प्रेडिक्शन विद 50%। मिसाल अगर आपने 0 कह दिया, 1 कह दिया, इधर आपने इस तरह कह दिया, आपके जहन में 100 फॉल कर रहा है, ठीक है। तो जब आपके पास 100 का आ रहा है, 1 पे तो आपने कह दिया कि बिल्कुल सही है। अब 0.5 बीच का है, अगर आप इसको आर स्क्वायर है ना, आपके पास आ गया 5 आ गया, तो जब आप इसको स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये पॉइंट में एक दफा फिर आपको आफ्टर प्रेयर क्लियर करूंगी। प्लीज नमाज पढ़ें इससे पहले कि आप लोगों की नमाज कज़ा हो जाए। इंशाल्लाह ताला 6-7 मिनट्स के बाद जो है वो हम कनेक्ट होंगे दोबारा। इस टाइम वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। क्लास को लेके चलते हैं, वही चीज जहां मैंने लास्ट पॉइंट को किया था। मेरी कोशिश थी मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं, पर नमाज जो है वो आपकी कज़ा होने वाली थी, क्योंकि 7 o'clock 7:05 पे कुछ जगह पे जब हमने क्लास स्टार्ट की थी ये हुआ कि अजान हो रही है, तो वो जो है फिर बिल्कुल नमाज कज़ा हो जाती, इसलिए मैंने उस पॉइंट को थोड़ा समझा दिया था और बीच में छोड़ दिया था, ठीक है। आपके पास फर्स्ट वाले में हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने प्रेडिक्शन कर लिया, वैलिडिटी कर लिया, रिलायबिलिटी कर लिया, थ्योरी वेरिफिकेशन कर लिया, इंटरप्रेटिंग कोरिलेशन की जो चीजें थी वो कर दिया कि ये वाई का जवाब नहीं देता। बाकी 2-3 पॉइंट्स जो थे, लास्ट वाला पॉइंट ये था कि मतलब अगर हम आप उसी पीछे जो पेज नंबर हमने वो किया था, पेज नंबर 83 वाले ग्राफ को अगर आप प्लीज उसको देख लें, उसमें जो दिया हुआ था 0.5, 1 और -0.5 और वो -1 जो हम उसमें नेगेटिव पॉजिटिव की बात कर रहे थे, इसमें यह था कि आर जो है वो आपका कोएफिशिएंट कोरिलेशन होता है, ठीक है ना। तो आपके पास जब आप R2 मालूम करते हैं, मतलब वो चीज परसेंटेज में आप नहीं लेते, मगर अगर आप परसेंटेज में कोई रिलेशन ले रहे हैं, तो कोई रिलेशन आप परसेंटेज में फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, परसेंट में लेना है, तो आप R का हमेशा स्क्वायर लेते हैं। R स्क्वायर जो है वो आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहलाता है, ठीक है। सिंपल R आपके पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर है। अगर आपने आर को आपने परसेंटेज में लेना है, रिलेशनशिप को अगर आप परसेंटेज में ले रहे हैं तो आप आर स्क्वायर लेंगे। जब आपके पास 0.5 को आप उसका स्क्वायर ले लेंगे तो 0.25 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसमें आप सोच लें कि एक्यूरेसी रेट फिर क्या हो जाएगा। तो इसी वजह से ये आपको चीज इसमें बताई गई है, द आर स्क्वायर इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बिकॉज it measures the proportion of variability in one variable that can be determined from the relationship with the other variable। यही चीज आपकी परसेंटेज में ऊपर दी गई है कि R तो आपके पास आ गया 0.5, जहन में एकदम आता है 0 और 1 है, 0.5 मीन्स उसका हाफ ले ले 50 हो गया। मगर अगर हम परसेंटेज में लेंगे तो जाहिर बात है हम आर स्क्वायर लेंगे। जब आर स्क्वायर ले लिया 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, तो उसमें एक्यूरेसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही चीज इसमें बताई गई है। अब हम मूव करते हैं अपने, मेरी आवाज आ रही है किसी को? आप लोगों की क्लास लेके लगता है इंसान जो है ना वो कोई हवाई चीज बन गया है, किसी को आ रही होती है और किसी को नहीं आ रही होती। बंदा शक में आ जाता है कि या अल्लाह पाक ये पता नहीं किसी को आ रही है किसी को नहीं। कुछ को आ रही है इसका मतलब उन पे हाजिरी हो गई है, और जिन पे नहीं हो रही उन पे हाजिरी नहीं हो रही। आप लोग तो बंदे को डरा देते
ये शुक्र है कि आप लोगों को वीडियो चैट की इजाजत नहीं दी हुई, वरना आप लोगों को कुछ कहे मैम नजर आ रही है और कुछ कहे नहीं आ रही। तो अक्सर जो है ना वो गैबी चीजों के लिए ये होता है, वो किसी को नजर आती है जिन पे रूहानियत जाहिर होती है और कुछ को नहीं आती। तो आप तो टीचर्स को भी वो कर दें कि मैम नजर आ रही हैं और मैम नजर नहीं आ रही। जी। अब आपके पास नेक्स्ट आ जाता है स्पेयरमैन कोरिलेशन। ठीक है, स्पेयरमैन कोरिलेशन क्या है? द मोस्ट कॉमनली यूज मेजरमेंट ऑफ रिलेशनशिप इन पियर्सन कोरिलेशन। इट मेजर्स द डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन, जो हमने पहले पढ़ लिया पियर्सन का। अब स्पेयरमैन कोरिलेशनशिप है। पियर्सन में हमने क्या पढ़ा? इट मेजर्स द डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप between two variables and it is used with interval or ratio data. However, या but जहां आ जाए, इसका मतलब है कि पहली बात जो की गई है उसके ऑपोजिट कोई चीज होने वाली है। ठीक है, जब बट आ जाए या हाउ एवर आ जाए तो ये चीज जहन में आ जाती है। अब हाउ एवर से आपके जहन में आ जाना चाहिए कि स्पियरमैन में अगर हम जो है, सॉरी, पियर्सन में हम लीनियर की बात कर रहे हैं, तो स्पियरमैन में क्या होगा? नॉन लीनियर की बात करेंगे। जब हाउ एवर का वर्ड आ गया, सो रही थी क्या? शुक्र है सलाम किया, गुड मॉर्निंग नहीं का। अच्छा जी, ठीक हो गया। आपके पास however other measure of correlation have been developed for non-linear relationship and for other type of data. One such measure is the Spearman correlation. The Spearman correlation is used in two situations. बेटा कर ली मैंने साकिब। ठीक है, टू सिचुएशन आपको मैंने हमेशा कहा है हेडिंग बनाया करें। टू सिचुएशंस की आप हेडिंग बनाएं। स्पेयरमैन कोरिलेशन इज डिजाइन टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स मेजर्ड ऑन वन ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। नंबर 2 में आप कर देंगे इन केस ऑफ ओरिजिनल स्कोर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू रैंक एंड स्पेयरमैन कोरिलेशन इज यूज्ड टू इंक्रीज रिलेशनशिप, सॉरी, टू मेजर द रिलेशनशिप फॉर द रैंक। रैंक की बात जब भी आ जाती है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी मतलब असेंडिंग ऑर्डर की बात हम करते हैं, जो हमने मीडियन में भी की थी, आपको याद होगा। ऑर्डिनल चीज आ जाती है। एक ऑर्डर में चीज को मिसाल में कह दूं, इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं, मैथ्स में मार्क्स कितने हैं, उर्दू में कितने हैं, इस्लामियात में कितने हैं, इसमें हम ये कह सकते हैं मसलन किसी खास मेथड से स्टूडेंट का मैथ में क्या अचीवमेंट आया, इंग्लिश में क्या अचीवमेंट है, और फिर सब को स्कोर वाइज तरतीब दे दें। ये चीज आपकी ऑर्डिनल में आ जाती है, रैंक वाइज आ गई। ठीक है, मतलब इंग्लिश में मार्क्स 69 ले लिए, मैथ्स में 100 ले लिए, फिर आपने सब अचीवमेंट को स्कोर वाइज तरतीब देना है, तो ये आपकी वो चीज बन गई। बहुत दफा हम ये ऑर्डिनल को डिस्कस कर चुके हैं, रैंक वाइज चीज को डिस्कस कर चुके हैं। इसमें वही वाली बात आ जाती है कि हम कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए होता है। बेटा मैंने कर लिया अटेंडेंस सेव, आप लोगों को बार बार कहने से जितनी दफा आप लोग कहते हैं आई सेव योर अटेंडेंस अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो वही चीज इसमें बताई गई है, उसका फॉर्मूला दिया गया है। अब इसमें क्या आ जाता है, इसमें एक वर्ड आएगा आपके पास, मोनोटोनिक वेरिएबल। ठीक है, मोनोटोनिक वेरिएबल आपके पास क्या होता है? अब मोनोटोनिक इसमें क्या है, स्पेयरमैन कोरिलेशन का मिसाल मैंने आपको बताया। लीनियर की बात अगर होगी तो लीनियर आप सीधी लाइन वर्टिकल भी ज़हन में रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी रख ले, मतलब तिरछी जो एक्स और वाई के जो पॉइंट जहां एक्स वाई एक्सिस मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट में से तिरछी लाइन गुजर रही है, मतलब है तो स्ट्रेट ना, तो आपकी वो लाइन भी आपका लीनियर हो गई। इसमें नॉन लीनियर मतलब कि आपकी जो लाइन है, अगर आप एक्स को बढ़ा रहे हैं तो वाई जो है या तो बिल्कुल नीचे की तरफ इंक्रीज होता ही चला जाएगा, वो लाइन नहीं बनेगी, आपकी लीनियर नहीं होगी। ठीक है, और अगर आप एक्स कर रहे हैं तो बेशक एक्स आपका जो वाई है पॉजिटिव उसमें आ जाता है,
वो ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा। मतलब एक्स बढ़ा रहे हैं, वाई या बिल्कुल ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा या बिल्कुल वाई नीचे की तरफ बढ़ता रहेगा, मतलब किसी एक उसमें बढ़ेगा। अब आपके पास मोनोटोनिक का वर्ड इसमें आएगा। मोनोटोनिक वेरिएबल क्या होता है? ओके अदीला, मोनोटोनिक क्या? लीव अटेंडेंस प्लीज बेटा प्लीज। A monotonic variable is one in which y moves in only one direction, either increasing or decreasing. y जो है एक डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, या वो ऊपर की तरफ इंक्रीज होगा या वो नीचे की तरफ होगा। मतलब लीनियर फॉर्म में नहीं होगा कि ऊपर भी एक चीज बढ़ रही है और नीचे भी उससे बढ़ रही है। एक्स बढ़ रहा है, वाई या बिल्कुल नीचे की तरफ बढ़ेगा या बिल्कुल ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव कह सकते हैं, और आइदर अप और डाउन आप कह सकते हैं। और as x increase then y in some cases either only increase or only decrease। ठीक हो गया? वो वाली बात, मैं हमेशा अच्छा करती हूँ, सिला नहीं मिलता। आप अच्छाई कर रही हैं, एक्स बढ़ता जा रहा है, सिला क्या है आपका अगर वाई डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है? और सम में ये है, मतलब डायरेक्शन आप समझ लें एक चीज होगी। आपके पास आ जाता है अब वही वाली बात, रिग्रेशन आ गई। अदीला आपको तो सारे आपकी तरफ हो गए मेरा लेक्चर छोड़ के, क्या बात है आपकी। लगता है मुझे भी अपना नाम अदीला रख लेना चाहिए ताकि आप लोग मुझे भी सुने। सारे उसकी तरफ हो गए, अदीला ये कर लो, अदीला इस तरह कर लो, अदीला यूं हो जाएगा। ठीक है, हम अब आ जाते हैं वही रिग्रेशन। रिग्रेशन में भी वही चीजें बेटा हुआ है, जो कल मैं बता चुकी हूँ, एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ। रिलेशनशिप जो है वो क्या होता है? रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ सीरीज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हम बात करते हैं कि आपके पास क्या था कि मिसाल एक हाइट है, हाइट क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल है। रिग्रेशन वही चीज जो बार बार बता रही हूँ। मिसाल अब आप ये देख रहे होंगे, आपके पास क्या है? Regression is a statistical method used to determine the strength and character of the relationship between one dependent variable and a series of independent variable। One dependent variable आपके पास क्या है? हाइट। डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? आपको पता है एज वाइज भी हाइट वेरी करती है, जेंडर वाइज भी वेरी करती है। लाइक फीमेल्स में कहते हैं 5.1 जो है, या पॉइंट सॉरी 5.3 जो है वो आइडियल हाइट होती है। मेल में मेरे ख्याल 5.5 आइडियल है। तो इसी तरह मतलब जेंडर वाइज भी हाइट जो है वो वेरी करती है, और डाइट वाइज भी वेरी करती है। मतलब ये देख लें आपके पास 3 जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और एक डिपेंडेंट है कि इन तीनों के ऊपर आपकी हाइट डिपेंड कर रही है। इसी चीज को हम रिग्रेशन बोलते हैं।
मगर आपके पास, आपको पता है कि जब कोई एक चीज कह देता है तो ये दुनिया जो है वो दूसरी को नहीं बख्शती। तो आपके पास मेरियन वेबस्टर जो हैं, उन्होंने ये बोला है कि ये जो है वो देयर माइट बी ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली वो ये कह रहे हैं देयर माइट बी ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो वही चीज आपके पेज नंबर 87 पे दी गई है। उस पैराग्राफ को आप लोग पढ़ सकते हैं। ये ऑनलाइन डिक्शनरी है, इसमें ये कहा है कि ये डिफाइन करती है रिग्रेशन एज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर कोरिलेटेड वेरिएबल एंड दैट इज ऑफन empirically defined from data and is used especially to predict value of one variable। तो उसी डिक्शनरी और आपके कुछ स्टैटिस्टिशियंस हैं, उनकी बातों को आगे वो कहा गया है कि वो उन्होंने ये कहा। ठीक है, तो जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप इंशाल्लाह ताला वो पढ़ लें पैराग्राफ, आपको क्लियर हो जाएगा। रिग्रेशन में आपको यही बताया गया है, इट डज नॉट मैटर विच ऑफ two variable is called dependent and which is called independent. It does not matter। ठीक है, पेज नंबर 86 में नेटर लिखा हुआ है, it does not matter, MATTER, doesn't matter जिसे हम कहते हैं अगर आप एब्रिविएशन फॉर्म में आप बोलेंगे तो। आगे हम प्रोबेबिलिटी का भी पढ़ेंगे, इसी वजह से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें प्रोबेबिलिटी के बारे में। आगे हम पढ़ने वाले हैं। तनवीर बेटा माइक ऑन ऑफ कर दे बेटा। अब हम आ जाते हैं, अब प्रोबेबिलिटी का मैं थोड़ा सा आपको बता रही थी कि आप इसका टच सुन लें, फिर हम वो जब पढ़ेंगे आपको मजीद हो जाएगा। नॉन लीनियर की बात जब आए स्पेयरमैन में, याद रखें इट फॉर्म्स अ कर्व, कर्व ध्यान में रख लें। ठीक है, आपके पास प्रोबेबिलिटी पहले भी बताया है कि इसमें हम बात करते हैं कि हो सकता है, शायद ऐसा हो जाए, मतलब मे और मे नॉट। प्रोबेबिलिटी जितनी कम होगी उतनी ही नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करने का एविडेंस मिलेगा। ठीक है, जितनी कम होगी उतना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करने का एविडेंस मिलेगा। ये जहन में आपने बात रखनी है। अक्सर हम प्रोबेबिलिटी को आपके शो करते हैं, किससे शो करते हैं, ये आपके लिए जो है वो क्वेश्चन है कल का कि मैं आपसे पूछूंगी कि प्रोबेबिलिटी को हम किससे कंपेयर करते हैं, या जिस तरह हम मैथ्स में जो है लॉगरिथम टेबल यूज करते हैं, इसी तरह जो है हम प्रोबेबिलिटी को आपस में किससे वो करते हैं। चलें बता देती हूँ, क्या ईद के दिन है, चीजें हैं, अल्फा से करेंगे। अल्फा अक्सर 0.05 हम आइडियल लेते हैं, सम केसेस में 0.01 भी ले लेते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जितनी कम, नल हाइपोथेसिस रिजेक्शन या उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये चीज आपने जहन में रखनी है। प्रोबेबिलिटी को हम जज कैसे करेंगे? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा से। टाइप 1 एरर क्या होता है? नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट। और अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो टाइप 2 एरर है। ये चीजों को साथ साथ रिवाइज करते रहा करें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, आपके पास जो है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें क्या होता है? टू फाइंड और प्रिडिक्ट द रेट ऑफ change in dependent variable that comes because of independent variable is the main objective of regression analysis। इसको आप पढ़ लें, कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क टू मी, इंशाल्लाह ताला वैसे कोई भी नहीं होगी। Why we use regression analysis?
estimate the relationship between two or more variable. ठीक है, it indicates the significant relationship between dependent and independent variable. It indicates the strength of impact of multiple independent variables on a dependent variable. It allows us to compare the effect of variable measures on different scales. Type of regression आपके पास सामने शो हो रही हैं. लीनियर रिग्रेशन, लीनियर में आपके पास क्या है? इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ रिग्रेशन. In this technique, the dependent variable is continuous and the independent variable can be continuous or discrete, and the nature of regression line is linear. Linear regression आपके पास establishes a relationship between dependent variable and one or more independent variable x using best fit straight line, also known as regression line. ठीक हो गया. लॉजिक रिग्रेशन में क्या है? It classified into two categories. Logic regression is a statistical method for analyzing a data set in which there are one or more independent variables that determine an outcome. An outcome is measured with the dichotomous. Di means bi. Bi means binary. Bi means two. Di, bi. Like all regression analysis, the logistic regression is a predictive analysis. Polynomial regression, वही बात, इसमें हम बहुत की बात कर रहे होंगे. It is the form of regression analysis in which the relationship between independent variable x and dependent variable y is modeled as an nth degree polynomial in x. इसमें क्या होता है रिग्रेशन में? नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द x वैल्यू ऑफ x with the corresponding values of y. स्टेप वाइज सबके अगर आप गौर से जस्ट नाम को रीड आउट कर लें तो आपके पास उसमें आ जाता है, आपको समझ आ जाता है कि आप किस टाइप की इसमें बात करने वाले हैं. ठीक है, जस्ट गिविंग यू 1 मिनट कि आप इसको जल्दी से रीड आउट कर लें. एक आपके पास आ रहा है लासो रिग्रेशन. इसमें क्या है? लासो स्टैंड्स फॉर लीस्ट एब्सोल्यूट श्रिंकेज एंड सिलेक्शन ऑपरेटर. L for least, A for absolute, S for shrinkage, S for selection, O for operator. Regression. Elastic net regression. फिर हम आते हैं p value. क्या बता दूं बेटा? पी वैल्यू में आप लोगों को भी बताऊंगी. जो आपके पास स्लाइड शो हो रही है मैंने आपको नहीं बताई. जो टाइप ऑफ रिग्रेशन है ये आप लोग रीड आउट करें. और ये जो सामने स्लाइड पे पी वैल्यू है ये मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं बताई है. मैं आप लोगों को समझाऊंगी और बताऊंगी पी वैल्यू है क्या. पी वैल्यू आपके पास 11 मिनट्स रह गए हैं. मुझे पी वैल्यू को कंप्लीट करना है. पी वैल्यू क्या होती है? अभी जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए कि प्रोबेबिलिटी ज़हन में रखें. प्रोबेबिलिटी क्या होता है? शायद, हो सकता है. जिस तरह हमने आपको नल हाइपोथेसिस में हम क्या करते थे या हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या करते थे. हाइपोथेसिस है क्या? हाइपोथेसिस क्या था? फर्ज की हुई बात वक्त से पहले, प्रूव करने से पहले आपने कह दिया कि एक चीज का फैक्ट है, एक चीज का फैक्ट नहीं है.
ठीक है, पॉसिबिलिटी, वेरी वेल डन सना। तो उसी चीज के लिए आप प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं कि आपको रिजेक्ट करनी है, एक्सेप्ट करनी है। P value is used in hypothesis testing to help researchers support or reject the null hypothesis. As I told you before, if there is evidence against the null hypothesis, the smaller p value is the stronger the evidence to reject the null hypothesis. जितनी आपकी p वैल्यू कम होगी, null hypothesis रिजेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। p वैल्यू है क्या? मींस प्रोबेबिलिटी वैल्यू। ठीक है, p मींस प्रोबेबिलिटी। P value is used whether to accept or reject the null hypothesis. It is the calculated probability of a test. ठीक हो गया? देखिए P वैल्यू आप अगर बुक में भी देखें, P वैल्यू पॉसिबिलिटी वैल्यू, वेरी वेल डन। P value in level is the level of marginal significance within a statistical hypothesis test representing the probability of occurrence of a given event. This value is used as an alternative to rejection points to provide the smallest level of significance. Level of significance की बात हो रही है, मैंने आपको बता दिया कि level of significance क्या होता है, अल्फा। ठीक है, उससे हम अपने वैल्यू को वो करते हैं। जैसे हम मैथ्स में लॉगरिथम टेबल यूज करते हैं, कोई वो आ जाता है सॉल्यूशन के बाद, हम देखते हैं कि वो किस में फॉल कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली हम मैथ्स का कर देते हैं। ओके बिनेश, मैं आपके कहने पर अटेंडेंस दोबारा ले रही हूँ। 9 मिनट्स रह गए, कॉल में भी पॉसिबल कभी भी हो सकती है। P value is used whether to accept or reject the null hypothesis. It is calculated probability of a test. Level of significance denoted by alpha, which might be 0.05, जो स्टैंडर्ड है। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ अल्फा क्या है? 0.05 और 0.02, कभी कभी 0.02 ले ली जाती है, पर स्टैंडर्ड जो अक्सर वो होती है वो 0.05 है। ठीक हो गया? अगर आपका अल्फा 0.05 है, सो इफ द p वैल्यू इज लेस देन द अल्फा, p वैल्यू आपकी 0.05 से कम है, देन नल हाइपोथेसिस will be rejected. जितनी कम होगी, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। 0.05 से अगर आपके पास कम है, हाइपोथेसिस क्या होगी? रिजेक्ट हो जाएगी। अगर 0.05 से आपकी p वैल्यू बढ़ गई तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, p value is used in hypothesis testing. टर्न ओवर पेज नंबर 89। मतलब P की वैल्यू हमें असल में ये समझाती है कि कितने लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से H0 जो है वो ट्रू हो सकता है। अगर ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है, मसलन अल्फा से कम है, तो फिर तो ठीक है, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अगर अल्फा से ज्यादा हो गई तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब 0.05 से कम है तो रिजेक्ट, और अगर ज्यादा है तो एक्सेप्ट। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसे लोगों की तादाद इतनी है कि अल्फा से हमारी p वैल्यू कम शो हो रही है, तो ऐसी सूरत में हमारे कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होगा, मतलब हम अपने फाइंडिंग्स पर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। ऐसी सूरत में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि देयर इज नो अफेक्ट, ठीक है, तो फिर हम उसको कर देंगे। फिर हमारे लिए नो कहना ज्यादा जरूरी होगा। हमारे रिजेक्ट हो जाए तो हम खुश होंगे, और अगर हम किसी चीज में कह रहे हैं कि देयर इज नो अफेक्ट और वो अफेक्ट प्रूव हो जाए, हमारे पास p वैल्यू ज्यादा आ जाए, तो हमारी पूरी रिसर्च वो हो जाती है। ठीक है, स्टैंडर्ड लेवल जो है वो मतलब वही बात है कि अगर आप कोई भी टेस्ट लेते हैं, कोई टेस्ट बना रहे हैं, आपके जहन में होता है जब आप कोई खाना बना लेते हैं, मिसाल कोई चीज कर लेते हैं, आप कहते हैं 100% में श्योर हूँ या 95% तो श्योर हूँ मैं,
ठीक है, मतलब 95 तक एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है। अगर आपको टेस्ट बना रहे मतलब 5 उसका आप ऊपर नीचे का हिसाब रखते हैं। मिसाल आप खाना बना रहे हैं, कोई बीपी का मरीज है तो आप खाने में इतना नमक डाल लेंगी कि ना, मिसाल स्वीट डिश कोई करेंगे या बीपी वाले मरीज के लिए तो आप थोड़ा इतना कर लेती हैं कि ना उसका हाई हो जाए ना लो हो जाए, ताकि सब लोग खा सके। तो वही वाली बात है कि जब आपने कोई टेस्ट कर लिया 95% तक, आप अपने जहन में स्टैंडर्ड लेवल कॉन्फिडेंस रखती हैं 95 तक। 5 की गुंजाइश होती है, जहां आपके 95 से मतलब 5 की गुंजाइश 6 7 8 9 10 पे आप आ गए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका 93 90 89 पे आ गया, तो आपका क्या हो जाएगा, कम हो रहा है, मतलब 93 पे आ गए, तो ऐसी सूरत में हमारी फाइंडिंग ज्यादा रिलायबल नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि हमने 5 का मार्जिन रखा था जहन में। 95 तक एक आइडियल वो होता है। ठीक है, आप अब 95 को भी क्रॉस करके 94 93 90 की तरफ आते जा रहे हैं, तो फाइंडिंग्स में जाहिर बात है फिर डर लगता है कि हाय कुछ भी ना हो जाए, और हमें मजबूरन एच नोट को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि पी वैल्यू हमारे एच नोट को एड्रेस करती है, इसलिए पी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एच नोट को सपोर्ट मिलेगी, और ये सपोर्ट इतनी बढ़ जाएगी कि हमारी पी वैल्यू अल्फा से बढ़ गई तो एच नोट को उतना सपोर्ट मिल जाता है। मतलब फिर क्या होता है, एच नोट को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये आपकी पी वैल्यू की बातें थी। ठीक है, आप इस सब को रीड आउट करें। आपका चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप जो इंशाल्लाह ताला कल एनोवा पढ़ेंगे, इसी पेज पे आपके 89 में एक वर्ड लिखा हुआ है, the p value is value in hypothesis testing of help researchers support to reject the null hypothesis. It is evidence against the null hypothesis. The smaller p value is the stronger the evidence to reject the null hypothesis. In conducting tests of statistical significance such as t-test and ANOVA, a researcher answered this central question. ठीक है, मैंने आपको बताया था टी टेस्ट क्या है, वेरिएबल को कंपैरिजन करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। एनोवा भी इसी टाइप की चीज है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, बल्कि हाँ, आपको एक काम देती हूँ, एनोवा का मैं अभी नहीं बताती। एनोवा का आप लोग मुझे कल बताएंगे कि एनोवा क्या होता है, कौन सा टेस्ट होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनोवा एंड टी टेस्ट। ठीक है, बेशक आप लोग लिख लें, डिफरेंस बिटवीन टी टेस्ट एंड एनोवा। वो आप मुझे बताएंगे कि डिफरेंस आपका यूनिट 8 जो है 7 अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। आपने मुझे एनोवा स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने बताना नहीं था कि 8th यूनिट आपका एनोवा है। कुछ बच्चों को जिन्होंने पढ़ा होगा, स्टूडेंट्स को, उनको पता होगा एनोवा है, वो उससे पढ़ लेते। अगर मैं इसलिए बता रही हूँ कि चलें आपको हेल्प आउट इससे मिल जाएगी। आपने डिफरेंस बिटवीन, ये आपका असाइनमेंट है, ये कल मैं आप लोगों से पूछूंगी कि एनोवा क्या है और टी टेस्ट क्या है। एनोवा किस चीज की एब्रिविएशन है, वेरिएंस क्या है। आपके पास 8th में फर्स्ट आपके पास है इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ब्रैकेट में लिखा है एनोवा। तो आपको एब्रिविएशन तो मैंने बता दी है, मगर ये है कि मैं आपसे पूछूंगी कि किस हद तक आपका इसमें कॉन्सेप्ट हुआ है। लॉजिक ऑफ एनोवा क्या है, डिफरेंट इसके ट्रीटमेंट्स हैं, विद इन का क्या मतलब होता है, बिटवीन का क्या होता है, एफ बस चलें ठीक है वही कर लें। और अगर टाइम हो आपके पास तो आप ये भी कह सकते हैं कि एफ टेस्ट क्या है। देखिए, अभी मैंने आपके पास एक स्लाइड जो है वहाँ यहाँ पर जो है वो दिखाई है, वो जो हम अल्फा की बात कर रहे हैं। अल्फा में देखें, यहाँ आपके पास नीचे वाले टेबल पे देखें, सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या है, 0.000 0.003। ठीक है, इट गिव्स टाइप 1 एरर, रिजेक्ट करें नल हाइपोथेसिस की। 0.05 आपका जो है अल्फा लेवल है, और इससे देखें आपकी पी वैल्यू जो है 0.05 से कम है, तो इसका क्या मतलब है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट, रिजेक्ट हो गई आपकी। पी वैल्यू आपका कम है, जब जितना कम होगा नल हाइपोथेसिस के रिजेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा हो जाते हैं। आपकी पी वैल्यू जो है वो आपके अल्फा से कम है,
देखिए 0.000 में आ रही है, रिजेक्ट हो गई, मतलब टाइप 1 एरर हो गया। ठीक है, इसी तरह आप इसमें देख लें नेक्स्ट स्लाइड में। उसमें आपके पास जो है यहाँ स्लाइड ओपन नहीं हो रही, शायद टाइम ओवर हो गया है। तो आपके पास देखेंगे कि उसमें पी वैल्यू ज्यादा होगी। तो जब पी वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो आपके पास टाइप 2 एरर आ जाता है, एच नॉट एक्सेप्ट हो जाती है। थैंक्स खुल गया है, 18 स्लाइड नहीं खुल रही, बस आपको उसमें भी एक ग्राफ टेबल बना हुआ था। उसमें यही था कि पी वैल्यू यहाँ पर जो है वो ज्यादा थी 0.05 से, अल्फा से पी वैल्यू ज्यादा थी, तो उसमें हमने क्या कर दिया था, एच नॉट एक्सेप्ट कर ली थी, मतलब टाइप 2 एरर हो गया। क्योंकि क्यों, जो आपकी पी वैल्यू इधर आ रही थी ना वो 0.05 से ज्यादा थी। तो